नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। श्री प्रभात रंजन सरकार का एक लेख है, नई पीढ़ी का आदर्श, उसके कुछ हिस्सों पर एक नजर डालेंगे। जी हाँ। ये स्रोत हमें बताते हैं कि परम कार्यकारिणी सत्ता, मतलब जो सुप्रीम फंक्शनल एंटिटी है, वो कैसे काम करती है। बिल्कुल। जिसे स्वभाव या नेचर कहा गया है। मतलब एक तरह से वो ब्रह्मांडीय शक्ति जिसके अंदर सब कुछ होता है। हाँ। अच्छा भी और बुरा भी। हाँ, सब कुछ उसी के दायरे में। तो हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें एक मुख्य प्रवाह कैसे है और जो कभी-कभी रास्ते से हटना दिखता है, जिसे व्यतिक्रम कहा गया है। हाँ। वो भी कैसे इसी का हिस्सा है। सही। और हमारा मकसद है कि मानव व्यवहार और समाज पर इसके जो दो बिल्कुल अलग तरह के असर होते हैं उनको समझें। तो ये जो स्वभाव वाली बात है कि सब कुछ इसी के अंदर है, ये तो काफी गहरा विचार लगता है तो अगर इसमें एक मुख्य प्रवाह है, एक मेन करंट है, तो फिर ये व्यतिक्रम, मतलब ये डिविएशंस क्यों होते हैं? क्या ये सिस्टम में कोई कमी है या इनका भी कोई मतलब है? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। स्रोत के हिसाब से देखें तो ये व्यतिक्रम कोई कमी या दोष नहीं है। अच्छा। बल्कि ये तो स्वभाव की वो पूरी सूरत का एक हिस्सा है। कुछ भी इसके बाहर नहीं है, कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। मतलब जो हमें लगता है कि ये रास्ते से भटक गया, वो भी स्वाभाविक है। हाँ, बिल्कुल। वो भी उसी परम सत्ता के विशाल दायरे का एक स्वीकृत हिस्सा है। जैसा स्रोत में कहा भी है कि ये भी नेचर की स्वीकृति से होता है और नेचर का अभिन्न हिस्सा है। अच्छा। तो ये विचलन भी शायद संतुलन के लिए जरूरी हो, भले ही हम फौरन ना समझ पाएं। ठीक है, तो मतलब ब्रह्मांडीय लेवल पर विविधता और विचलन ये सब नॉर्मल है, लेकिन ये बात हम इंसानों पर कैसे लागू होती है? क्या हमारे समाज में, हमारे व्यवहार में भी ऐसा ही कुछ दिखता है, एक मुख्य धारा और फिर कुछ अलग? बिल्कुल दिखता है। स्रोत यही बताता है कि मनुष्यों में और यहाँ तक कि पौधों और जानवरों में भी ये चीज अलग अलग स्पीड से, अलग अलग तरीके से सामने आती है। अच्छा, कैसे? जब कोई इंसान या कहिए मानवीय सत्ता समाज के भले के लिए, उसकी तरक्की के लिए काम करती है, तो स्रोत उसे एक खास नाम देता है, प्रतिभा संपन्न या कल्याण घन सत्ता। कल्याण घन सत्ता, ब्लिसफुल स्ट्रक्चर। जी हाँ, ब्लिसफुल स्ट्रक्चर। ये वो लोग हैं जो अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी दूर की सोच से नए आविष्कार करते हैं, समाज को नई दिशा दिखाते हैं। हाँ। पूरी मानवता को एक बेहतर, ऊंचे लक्ष्य की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। स्रोत कहता है कि ये समाज की असली दौलत है, तरक्की के इंजन है। ये कल्याण घन सत्ता वाली बात तो वाकई बहुत पॉजिटिव है, इससे उम्मीद जगती है। बिल्कुल। पर जैसा आपने कहा कि स्वभाव में सब कुछ शामिल है, तो क्या ये नजरिया उन ताकतों के बारे में भी कुछ कहता है जो इसके बिल्कुल उलट काम करती है, मतलब नेगेटिव पहलू? हाँ, निश्चित रूप से। स्रोत इस संतुलन के दूसरे पहलू को भी दिखाता है। वो क्या है? जब कोई मानवीय सत्ता समाज को नुकसान पहुंचाने वाले कामों में लग जाती है, तो उसे स्रोत में नर पिशाच कहा गया है। डीमन इन ह्यूमन स्ट्रक्चर। नर पिशाच? अरे बाप रे, हाँ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी स्वभाव के दायरे में ही है, पर इनका असर बहुत बुरा होता है, विनाशकारी। लेकिन ये दिखते कैसे हैं? दिखने में बिल्कुल आम इंसानों जैसे हो सकते हैं, पर स्रोत कहता है कि ये अपने निजी फायदे के लिए वो बहुत चालाक और धूर्त होते हैं। अच्छा, मतलब पहचानना मुश्किल? बहुत मुश्किल। वो लोगों की भावनाओं का, उनकी कमजोरियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं और बड़े पैमाने पर तबाही ला सकते हैं। ये जानना तो बहुत जरूरी है। पर अगर ये इतने खतरनाक हैं और दिखते भी आम इंसान जैसे हैं, तो फिर लोग इन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? क्यों समाज इनकी असलियत समझ नहीं पाता? क्या कहता है स्रोत इस बारे में? स्रोत के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह है आम लोगों में वो गहराई से विश्लेषण करने की क्षमता की कमी। अच्छा, मतलब डीप एनालिसिस नहीं करते। हाँ। ज्यादातर लोग चीजों को बस ऊपर ऊपर से देखते हैं, उसके पीछे क्या इरादा है, उसका नतीजा क्या होगा, ये सब सोचना नहीं सीखते। सही बात है। तो नर पिशाचों को पहचानने का जो एक विज्ञान या समझ चाहिए, वो डेवलप नहीं हो पाती। और नतीजा ये होता है कि लोग उनकी चालाकियों में फंस जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, कभी कभी तो उनका गुणगान करने लगते हैं, उनकी गलत बातों को भी पवित्र मानने लगते हैं। ओहो, ये तो बहुत गड़बड़ है। बहुत ज्यादा। और इस अज्ञानता में सीधा साधा इंसान अनजाने में अपना भी नुकसान करता है और पूरे समाज का भी। ये तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें
तो प्रभात रंजन सरकार के विचारों के मुताबिक स्वभाव के बड़े दायरे में ही हमें दो तरह के मानवीय प्रभाव मिलते हैं जी। एक तरफ है कल्याण घन सत्ता, जो अच्छा करते हैं, समाज को आगे बढ़ाते हैं, सृजन और प्रगति। और दूसरी तरफ है ये नर पिशाच, जो इंसान के रूप में होकर भी अपने स्वार्थ के लिए विनाश लाते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा चैलेंज है इनको पहचानना। एकदम सही कहा। और स्रोत इसी बात पर बहुत जोर देता है कि इन दोनों को, पर खासकर इन नकारात्मक असर डालने वालों को, इन नर पिशाचों को पहचानना कितना जरूरी है। हाँ, ये तो है। अगर व्यक्ति को और समाज को सच में आगे बढ़ना है, एक बेहतर भविष्य की ओर जाना है, तो ये समझ, ये विवेक जगाना ही होगा, वरना दिशा भटकने का डर है। बिल्कुल। बिना सही गलत की पहचान के तो भटक ही जाएंगे। जागरूकता मतलब अवेयरनेस ही तरक्की का पहला कदम है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम अपने आसपास जो लोग हैं, जो विचार हैं, उनका मूल्यांकन कैसे करते हैं? क्या हम सच में पहचान पा रहे हैं कि कौन सी आवाजें समाज की भलाई के लिए हैं, एक अच्छे भविष्य के लिए हैं, और कौन सी सिर्फ भ्रम फैलाकर अपना मतलब निकालना चाहती हैं? ये सवाल आज के दौर में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हाँ, शायद इसी विवेक को जगाना और इसे इस्तेमाल में लाना, यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है, ताकि हम सब मिलकर सही रास्ता चुन सकें। सत्ता हस्तांतरण, नर पिशाचों का स्वार्थ। ये लेख सत्ता हस्तांतरण और विभाजन के दौर को आप कह सकते हैं खास नजरिए से देखता है। जी, और इसमें कुछ नेताओं की जो कथित भूमिका है, उनकी स्वार्थी मंशाओं पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, तो आज हमारा काम है कि हम इस स्रोत के जो मुख्य विचार है उनको समझे, मतलब कैसे इसमें बताया गया है कि जन भावनाओं का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल। और कैसे वो राजनीतिक आजादी की जो चाहत थी, वो कहीं ना कहीं आर्थिक बराबरी की उम्मीदों से टकरा सकती थी या उस पर भारी पड़ सकती थी, जैसा ये लेख कहता है। चलिए देखते हैं फिर इसमें क्या है। शुरुआत ही काफी तीखी लगती है। इसमें कुछ नेताओं के लिए नर पिशाच जैसा शब्द इस्तेमाल हुआ है। हाँ, ये काफी भारी शब्द है। और आरोप यह है कि उन्होंने जनता की जो सीधी सादी देशभक्ति थी, जिसे यहाँ भौम भाव प्रवणता कहा गया है, भौम भाव प्रवणता, उसे अपने निजी फायदे के लिए उकसाया, उसको बढ़ाया चढ़ाया। और इसके पीछे का कारण, मतलब डर क्या था? देखिए, स्रोत के अनुसार इन नेताओं को चिंता थी। एक डर था कि देशभक्ति का ये जो ज्वार है, अगर ये बहुत बढ़ गया तो लोग सिर्फ राजनीतिक आजादी पर नहीं रुकेंगे। अच्छा। हाँ, वो फिर मांग करेंगे आर्थिक आजादी की भी, मतलब शोषण से मुक्ति, बराबरी, इस तरह की बातें। और यहीं पे शायद वो पेच है जिसकी बात लेख कर रहा है, क्योंकि अगर आम जनता आर्थिक हक की बात करने लगती, बिल्कुल, तो वो पूरा ढांचा हिल जाता, जिससे इन नेताओं को या उस समय के प्रभुत्वशाली वर्ग को फायदा पहुंच रहा था। जैसे इसमें लिखा भी है कि इस भूखे नंगे देश में अगर व्यवस्था सच में बदलनी पड़ती तो सबको बुनियादी जरूरतें, दाल भात तक देना शायद मुश्किल हो जाता। हाँ, मतलब व्यवस्था को बनाए रखना ज्यादा आसान था उनके लिए। तो इस डर का नतीजा क्या हुआ? स्रोत कहता है कि इसने नेताओं को एक तरह के गुप्त समझौते की तरफ धकेला। गुप्त समझौता किसके साथ? उन्हीं शक्तियों के साथ जिनसे आजादी ली जा रही थी, ऐसा स्रोत का इशारा है। विचार ये था कि देशभक्ति के इस उफान को शांत किया जाए, इससे पहले कि वो काबू से बाहर हो जाए। हाँ, और आर्थिक क्रांति की शक्ल ले। तो रास्ता चुना गया शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण का। तो मतलब लेख का आरोप तो साफ है, ये सब इसलिए ताकि कोई बड़ा जन आंदोलन ना हो पाए और आर्थिक बदलाव की जो मांग है वो दब जाए। जी बिल्कुल, सत्ता हाथ में आ जाए, लेकिन जो पुरानी शोषण वाली व्यवस्था है वो चलती रहे, बस शासक बदल जाए। गोरे की जगह काले। हाँ, गोरे शासक की जगह काले शासक। राजनीतिक आजादी तो मिल गई, पर आम आदमी की हालत क्या वो बदली? ये सवाल उठाया गया है। इसमें एक और दिलचस्प बात कही गई है, वो बाहरी दिखावे और अंदरूनी इरादों के फर्क पर। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक पहलू है। लेख कहता है कि ऐसे बहुरूपियों का असली चेहरा, उनका काला मन बाहर से पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, वो छुपा होता है। एक तरह की चेतावनी है कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन साथ ही ये लेख ये भी कहता है कि सच को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। हाँ, ये कहता है कि अक्सर जो राज छुपा रहे होते हैं वही लोग किसी कमजोर पल में अनजाने में ही सच उगल देते हैं। जी, और इसे समझाने के लिए एक उदाहरण भी दिया है। एक धर्म संप्रदाय के नेता का जिक्र है। वो सार्वजनिक रूप से तो जाति पात और मूर्ति पूजा के बड़े खिलाफ बोलते थे। अच्छा। लेकिन नशे की हालत में उन्होंने माना कि भाई शादी तो अपनी ही जाति में करेंगे, और बेटी की शादी के लिए तो चुपके से पूजा पाठ भी करवाते हैं। ओह,
तो ये उदाहरण मतलब ये दिखाता है कि कैसे छिपी हुई बातें, दबी हुई सच्चाइयाँ कभी-कभी बाहर आ ही जाती हैं। हाँ, अनजाने में ही सही, पर आ जाती हैं। तो फिर इस सब का मतलब क्या निकालें? इस स्रोत का निचोड़ क्या लगता है? निचोड़ यही है कि सत्ता हस्तांतरण के पीछे के जो असली इरादे थे, जो मकसद थे, चाहे उन्हें कितना भी छुपाया गया हो, वो देर सवेरे सामने आ ही जाते हैं। समय, या जैसे इसमें कहा है कालचक्र, वो सच्चाई को उजागर कर ही देता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि ये स्रोत सत्ता हस्तांतरण को लेकर एक बहुत ही आलोचनात्मक रवैया रखता है। साफ कहता है कि कुछ नेताओं ने देशभक्ति का इस्तेमाल किया अपने हितों के लिए, और राजनीतिक बदलाव को सामाजिक आर्थिक बदलाव पर प्राथमिकता दी, जिसे ये स्रोत नकारात्मक मानता है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि इतिहास की जो बड़ी घटनाएं होती हैं, उनके पीछे जो कारण बताए जाते हैं, क्या वो हमेशा असली इरादों से मेल खाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर हम इन कथित छुपे हुए पहलुओं को, इन अलग नजरियों को समझने की कोशिश करें, तो इतिहास को, नेतृत्व को देखने का हमारा अपना नजरिया कैसे बदल सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। वो उन लोगों की बात करता है जिन्हें इसमें नर पिशाच कहा गया है। हाँ। यानी वो लोग जो भावनाओं को हथियार बनाकर दूसरों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? बिल्कुल। स्रोत बताता है कि कैसे ये लोग अपनी विचारधारा बदलते रहते हैं और इसका समाज पर, खासकर शरणार्थी समस्या पर कितना मतलब गहरा असर पड़ता है। हाँ, स्रोत में इन्हें बहुरूपिया भी कहा गया है। अच्छा, बहुरूपिया? जी, क्योंकि बताया गया है कि जब इनकी एक चाल या कह लीजिए भावना का खेल पकड़ा जाने लगता है, हाँ। तो ये लोग तुरंत किसी दूसरी विचारधारा या भावना का वो नकाब ओढ़ लेते हैं। एक तरह से ये उनकी बचाव की रणनीति है। हाँ, सही। और स्रोत इसे एक नाम भी देता है, रूपांतरण की भावपूर्ण योजना। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर मतलब सीधा है ना? हाँ, मतलब जब एक भावना के सहारे जो शोषण या एजेंडा चल रहा था, वो अगर खुलने लगे, उजागर होने लगे। हाँ जी, तो वो फौरन कोई दूसरा भाव अपना लेते हैं। जैसे स्रोत में उदाहरण भी है शायद, सांप्रदायिकता से राष्ट्रवाद। हाँ बिल्कुल, जैसे सांप्रदायिकता का खेल अगर चला नहीं या उजागर हो गया, तो फौरन राष्ट्रवाद का झंडा उठा लिया। या मान लीजिए राष्ट्रवाद का दाव उल्टा पड़ गया, तो शायद साम्यवाद की बातें करने लगे। अच्छा। मकसद बस यही कि अपनी इज्जत बची रहे और कोई नया रास्ता खुल जाए। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के अनुसार ये सिर्फ इज्जत या साख बचाने की बात नहीं है। ओह अच्छा। हाँ, अक्सर इसका मकसद कोई ठोस फायदा हासिल करना भी होता है। जैसे स्रोत बताता है कि कैसे राजनीतिक दलों में जब टूट-फूट होती है, तो ऐसे चालाक लोग फौरन हवा का रुख देखते हैं और बहुमत वाली पार्टी में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर क्या करते हैं? अपने पुराने साथियों के खिलाफ ही बयान देना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये कहते हुए कि पहले मैं गलती पर था, अब सुधर गया हूँ। जी, तो इस तरह वो न सिर्फ अपनी चमड़ी बचाते हैं, बल्कि कई बार सत्ता या प्रभाव के करीब भी पहुंच जाते हैं। ये पैटर्न तो वाकई कई जगहों पर नजर आता है, राजनीति में, समाज में भी। हाँ। लेकिन स्रोत इस पूरी रणनीति को एक बहुत ही मतलब गंभीर मानवीय त्रासदी से जोड़ता है। स्रोत कहता है कि ये जो नरपिशाच कहे जाने वाले लोग हैं, ये आम जनता को शतरंज के मोहरों की तरह देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। हाँ, ये बात गंभीर है। स्रोत का तर्क है कि जिन लोगों ने इन नेताओं पर या प्रभावशाली लोगों पर भरोसा किया होता है, वे अक्सर अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। कैसे? देखिए, जब इन नेताओं की राजनीति या उनकी विचारधाराएं टकराव पैदा करती हैं, युद्ध या हिंसा होती है, तो आम लोग ही पिसते हैं और विस्थापितों का शरणार्थी बन जाते हैं। हाँ, और स्रोत में उनकी हालत का बड़ा, आप कह सकती हैं, मार्मिक वर्णन है कि वे अपमान सहते हैं, उत्पीड़न सहते हैं, भोजन और आश्रय के बिना मतलब बहुत ही दयनीय जीवन जीने को मजबूर होते हैं। और दुनिया भर में करोड़ों शरणार्थी इसी तरह की स्थिति में। जी, करोड़ों। और स्रोत कहता है कि उनकी इस दुर्दशा के लिए ये मुट्ठी भर लोग जिम्मेदार हैं, जिन्हें वो मानव देहधारी पिशाच कहता है। इसी सिलसिले में स्रोत में टोपी का एक उदाहरण भी है ना? वो थोड़ा अजीब सा लगा, वो कैसे जुड़ता है यहाँ? हाँ, वो उदाहरण असल में दिखावे और असलियत के फर्क को समझाने के लिए है। अच्छा। स्रोत एक व्यक्ति का जिक्र करता है जो कहता है कि भाई मैं टोपी अपना गंजापन छुपाने के लिए पहनता हूँ, कोई पाप छुपाने के लिए नहीं। ठीक है। लेकिन स्रोत इसी बात का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करता है जो टोपी या कोई और बाहरी प्रतीक, जैसे कोई झंडा या नारा, उसका इस्तेमाल अपनी बदलती वफादारी छुपाने के लिए करते हैं, या अपने असली इरादे या पुराने कर्म छुपाने के लिए। बिल्कुल।
ये भी उसी रूपांतरण की भावपूर्ण योजना का हिस्सा है, बाहरी प्रतीकों और भावनाओं का इस्तेमाल करके अपनी असलियत छुपाना। समझ गया। और इसमें मीडिया की यानी प्रचार माध्यमों की क्या भूमिका बताई गई है? स्रोत के अनुसार मीडिया का इस्तेमाल ये लोग बड़े पैमाने पर करते हैं अपनी बात फैलाने के लिए। हाँ, अपनी बदली हुई विचारधारा या भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और सिर्फ पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सच मानने पर मजबूर करने के लिए। अच्छा। स्रोत कहता है कि आम लोग अखबारों या आजकल दूसरे माध्यमों में जो देखते सुनते हैं उसे आसानी से सच मान लेते हैं और अपनी सोचने समझने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्रोत उसे मनन और विश्लेषण शक्ति कहता है शायद। जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि लोग अपनी स्वतंत्र सोच खो बैठते हैं और इन प्रचारित कहानियों में, इन नैरेटिव्स में फंस जाते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने स्रोत के जरिए ये समझा कि कैसे कुछ लोग भावनाओं और विचारधाराओं को बहुत चालाकी से, रणनीतिक रूप से बदलते हैं, अपना फायदा देखते हैं। हाँ, और कैसे उनकी इस चालबाजी का एक भयानक मानवीय खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, जैसे शरणार्थियों की समस्या के रूप में हमें दिखता है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है ना? क्या सवाल? यही कि आज के दौर में जहां सूचना और भावनाएं इतनी तेजी से फैलती हैं और उनका इस तरह से इस्तेमाल भी होता है, वहां एक जागरूक नागरिक के तौर पर हम इस तरह के भावनात्मक हेरफेर को कैसे पहचानें? हाँ, ये जरूरी सवाल है। और उससे बचकर अपनी स्वतंत्र सोच को कैसे बनाए रखें, इस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। नर पिशाच और आध्यात्मोन्मुख मानसिकता। हाँ, ये विषय काफी गहरा है। बिल्कुल। ये स्रोत असल में समाज में मौजूद कुछ हानिकारक लोगों की पहचान करने की बात करता है। उन्हें ये नर पिशाच कहता है। और ये भी कि उन्हें पहचानने के लिए कैसी सोच, कैसी मानसिकता चाहिए। कि ये नर पिशाच सिर्फ राजनीति में नहीं है, बल्कि वो जीवन के हर क्षेत्र में है, हमारे आसपास भी हो सकते हैं। हाँ, ये जरूरी बात है। और होता क्या है कि इनके असली कामों का, इनके असर का पता अक्सर तब चलता है जब वो चले जाते हैं या उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। और तब लोगों को पछतावा होता है। बिल्कुल, कि अरे हमने कैसे गलत इंसान पे भरोसा कर लिया। और कभी कभी तो इसकी कीमत बहुत भारी होती है। राष्ट्र बिखर जाते हैं, लोगों के बीच दीवारें खड़ी हो जाती हैं। और इन्हें पहचानना इसलिए भी मुश्किल है, जैसा लेख कहता है, क्योंकि ये अक्सर अपना, क्या कहते हैं, चोला बदलते रहते हैं। हाँ, अपना रूप। बिल्कुल। खासकर तब जब उन्हें जन समर्थन चाहिए होता है। लेख इसे एक नाम भी देता है, रूपांतरण की भावपूर्ण योजना। अच्छा, मतलब भावनाओं का इस्तेमाल करके बदलना। हाँ बिल्कुल। जैसे स्रोत में कुछ उदाहरण भी हैं। महर्षि कपिल का जिक्र है, जिन्होंने पहले निरीश्वर सांख्य दर्शन दिया, मतलब ईश्वर को नहीं माना। हाँ। पर जब देखा कि शायद समर्थन नहीं मिल रहा, तो फिर एक जन्य ईश्वर की बात भी उसमें जोड़ दी। अच्छा। इसी तरह शंकराचार्य का भी उदाहरण है। पहले उन्होंने कहा कि सब कुछ माया है, मिथ्या है, एक भ्रम है। लेकिन बाद में उन्होंने ही गंगा की स्तुति भी लिखी, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। ये तो विरोधाभासी लगता है। हाँ, लेकिन इसकी तुलना एक ऐसे सांप से करता है जो अपनी पुरानी केंचली उतार देता है और सुंदर दिखने लगता है। अच्छा। भले ही उसमें अब जहर ना हो। इसे लेखक परिवर्तन कहता है, विवर्तन नहीं। मतलब ये बाहरी बदलाव है, कोई गहरा मौलिक बदलाव नहीं। समझ गया। मतलब ये एक तरह के बहुरूपीय हुए जो लोगों की भावनाओं से खेलकर अपना मतलब साधते हैं। बिल्कुल। जैसे वो नेता वाला उदाहरण भी था स्रोत में, जिसने कहा था विभाजन मेरी लाश पर होगा। हाँ, बहुत मशहूर बात है ये। पर बाद में विभाजन स्वीकार भी कर गया और सिर्फ दुख जताया। ये लोग लेख के अनुसार कभी जगह से जुड़ी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसे वो भौम भावा प्रवणता कहता है। जियो सेंटिमेंट जैसा कुछ। हाँ, या कभी समाज या समूह से जुड़ी भावनाएं, जिसे सामाजिक भाव प्रवणता कहा गया है। और इन्हें पकड़ना, जैसा आपने कहा, आसान नहीं है। इसके लिए बहुत तेज, बहुत पैनी बुद्धि चाहिए। लेख कहता है अति कुशाग्र बुद्धि। हाँ, अति कुशाग्र बुद्धि। तो सवाल ये है कि ये आएगी कहाँ से? मतलब इन्हें पहचानने का आधार क्या हो? बिल्कुल। तो लेख इसके लिए एक मजबूत नींव, एक आधारशिला सुझाता है। वो है समसमाज तत्व। समसमाज तत्व, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक गहरा विश्वास, एक प्रतिबद्धता कि हर इंसान को बिना किसी भेदभाव के कुछ बुनियादी चीजों का, जैसे अन्न, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, इन सब का समान अधिकार है। अच्छा। और सिर्फ ये मानना ही नहीं, बल्कि इस अधिकार को हकीकत बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहना। ये एक तरह का नैतिक कंपास है जो हमेशा सही दिशा दिखाए।
सही कहा। और लेख ये भी कहता है कि सिर्फ इस नींव पर खड़े रहना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे दौड़ने के लिए मैदान में सिर्फ खड़े हो जाने से बात नहीं बनती, दौड़ना पड़ता है। हाँ, एक्शन लेना पड़ता है। बिल्कुल, यही दौड़, यही सक्रियता, यही आगे बढ़ने की सोच ही आध्यात्मोन्मुख मानसिकता है। स्रोत में इसे अंग्रेजी में प्रोटोसाइको स्पिरिचुअलिटी भी कहा गया है। हाँ, ये शब्द थोड़ा जटिल लगता है, पर इसका भाव शायद यही है कि ये एक अंदरूनी लेकिन सक्रिय और दुनिया से जुड़ी सोच है। ये सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान लगाना नहीं है। हाँ, मतलब कर्म से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और ये मानसिकता करती क्या है? ये हमें उन लोगों को पहचानने में मदद करती है जिनके कामों के पीछे असल में मानव कल्याण की भावना नहीं है, चाहे वो ऊपर से कितना भी अच्छा दिखावा क्यों न कर रहे हों। लेकिन सिर्फ पहचानना काफी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इस पर बहुत जोर देता है कि पहचानना ही काफी नहीं है। इन नर पिशाचों की चालाकियों के बारे में, उनकी धूर्तता के बारे में आम लोगों को बताना होगा, जागरूक करना होगा, उनकी कलई खोलनी होगी, जैसा लेख कहता है। हाँ, बिल्कुल, उनकी असलियत सामने लानी होगी। पालतू कबूतर की तरह चुपचाप बैठे रहने से, डर कर रहने से काम नहीं चलेगा। स्रोत कहता है कि हमें पंख फैलाकर नीले आकाश में ऊंची उड़ान भरना होगा, मतलब सक्रिय होना होगा, आवाज उठानी होगी। सही। तभी जगत का, समाज का कल्याण संभव है। ये आध्यात्मोन्मुख मानसिकता सिर्फ एक विचार नहीं है, ये बदलाव लाने वाली एक सक्रिय शक्ति है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो क्या निकलता है? यही कि समाज को नुकसान पहुंचाने वाले धोखेबाज लोगों से बचने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो मजबूत नैतिक आधार, जिसे लेख समाज तत्व कहता है। हाँ, वो नींव। और दूसरी एक जागी हुई सक्रिय गतिशील सोच, जिसे आध्यात्मोन्मुख मानसिकता कहा गया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है ना? क्या? कि आज की दुनिया इतनी जटिल है और जैसा लेख खुद कहता है, ये हानिकारक लोग भावनाओं का इस्तेमाल करने में, अपना रूप बदलने में बहुत माहिर होते हैं। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में एक आम इंसान अपने अंदर वो अति कुशाग्र बुद्धि और वो सक्रिय आध्यात्मोन्मुख मानसिकता कैसे विकसित करे, कैसे जगाए? ये वाकई बड़ा सवाल है, जिससे वो न सिर्फ इन लोगों को पहचान सके, बल्कि समाज की भलाई के लिए, उनके असर को कम करने के लिए कुछ ठोस कदम भी उठा सके। इस पर वाकई सोचने की जरूरत है। तो चलिए आज कुछ बहुत ही गहरे और भविष्य की ओर देखने वाले विचारों को समझते हैं। हमारे पास आध्यात्मोन्मुख मानसिकता और समष्टि से जुड़े कुछ स्रोत हैं, और ये व्यक्ति, ब्रह्मांड और समाज के बीच एक, आप कह सकते हैं, अनदेखे लेकिन शक्तिशाली कनेक्शन की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। इन विचारों का जो केंद्र है वो एक कमाल की अवधारणा है कि जैसे पूरा ब्रह्मांड एक अदृश्य नाभि, एक सेंटर के चारों ओर घूम रहा है। ठीक वही केंद्र हर इंसान के भीतर भी मौजूद है। मतलब क्या ये सच में हो सकता है कि हम सब एक ही बिंदु से जुड़े हों? बिल्कुल। और स्रोत इसे कहते हैं महाविश्व की चक्र नाभि, मतलब वो सुप्रीम हब, जो आप सोचिए सितारों से लेकर धूल के छोटे से कण तक हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। हर चीज को? हाँ, हर चीज को। और सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि यही ब्रह्मांडीय केंद्र हमारी व्यक्तिगत चेतना का केंद्र भी है, हमारी व्यष्टिगत चक्र नाभि। अच्छा। हाँ, हम सब मतलब उसी एक ऊर्जा स्रोत से जुड़े हैं। आज का हमारा उद्देश्य इसी कनेक्शन को समझना है और ये जानना है कि ये समझ, जिसे स्रोत आध्यात्मोन्मुख मानसिकता या प्रोटोसाइको स्पिरिचुअलिटी कह रहे हैं, हाँ, ये कैसे हमें एक बेहतर इंसान बना सकती है। यस। और समाज को एक पॉजिटिव दिशा दे सकती है। बिल्कुल। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये आध्यात्मोन्मुख मानसिकता, ये आखिर है क्या? सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ, लगता है, पर इसे सरल रूप में देखें तो मतलब ये वो अवस्था है जब कोई व्यक्ति अपने अंदर के केंद्र को ब्रह्मांड के उस परम केंद्र से जोड़ लेता है, कनेक्ट कर लेता है। ओके। और जैसे ये जुड़ाव होता है ना, वो व्यक्ति पूरी सृष्टि से, हर चीज से एक जुड़ाव महसूस करने लगता है, एकात्म। और ये प्रोटो यानी आद्य शब्द इसमें इसलिए जुड़ा है क्योंकि ये कोई पत्थर की लकीर, कोई स्थायी अवस्था नहीं है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। अच्छा, मतलब बदलता रहता है। इसमें एक निरंतर स्पंदन है, एक फैलाव और सिकुड़न चलती रहती है, जिसे स्रोत सिस्टाल्टेशन कहते हैं। सिस्टाल्टेशन? हाँ, सिस्टाल्टेशन। इसे आप मन की आध्यात्मिक धड़कन समझ लीजिए। कभी ब्रह्मांड से जुड़ना, फैलना और फिर उस अनुभव को अपने अंदर समेटना, सिकुड़ना, एक लय है इसमें। दिलचस्प।
और यहाँ ये वाकई और भी दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि इस आंतरिक जुड़ाव से हमें समाज में फैली जो नेगेटिव भावनाएं हैं उनसे लड़ने की शक्ति मिलती है। ये कैसे होता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इन नकारात्मक भावनाओं को कहते हैं सोशियो सेंटिमेंट यानी सामाजिक भावुकता, और जियो सेंटिमेंट यानी भौगोलिक या क्षेत्रीय भावुकता। सोशियो सेंटिमेंट और जियो सेंटिमेंट। हाँ, ये असल में वही हम बनाम वो वाली सोच है, विभाजनकारी, जो अक्सर हम देखते हैं कि कुछ स्वार्थी समूह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आजकल ऑनलाइन या सामाजिक बहसों में ये बहुत दिखता है। बिल्कुल। तो जब व्यक्ति उस महाविश्व के चक्रनाभि से जुड़ता है, उसका मन विशाल हो जाता है। वो इन छोटी बांटने वाली भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। मतलब वो छोटी सोच से बाहर निकल जाता है। एग्जैक्टली। वो न सिर्फ इन नकारात्मक ताकतों को पहचान पाता है, बल्कि जो लोग इनमें फंसे हुए हैं उनको सही राह दिखाने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। अच्छा, स्रोत खास तौर पे सोशियो सेंटिमेंट को ज्यादा खतरनाक मानते हैं, है ना, जो समाज में दरारें पैदा करती है। हाँ, क्योंकि वो सीधे सीधे इंसान को इंसान से बांटती है। जियो सेंटिमेंट फिर भी किसी क्षेत्र या जगह से जुड़ी है, लेकिन सोशियो सेंटिमेंट तो सामाजिक ताने बाने को ही तोड़ती है। तो इससे निपटने का रास्ता क्या सुझाया गया है? इसके लिए दो मुख्य चीजें बताई गई हैं। एक तो यही आध्यात्मोन्मुख मानसिकता को विकसित करना, और दूसरा है समसमाज तत्व, यानी सबको साथ लेकर चलने और बराबरी का सिद्धांत, इक्वालिटी। समसमाज तत्व। हाँ, और सुझाव ये है कि सेमिनार हों, चर्चाएं हों जिनके जरिए इन विचारों को फैलाया जाए, ताकि लोग इन नेगेटिव भावनाओं के जाल से मुक्त हो सकें। ये एक तरह से समाज के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने जैसा है। सही कहा। और यहीं पर समष्टि का विचार भी जुड़ जाता। सही है कि हमें अकेले नहीं बढ़ना है। बिल्कुल सही पकड़ा। सबको साथ लेकर चलना है। हाँ, ये आंतरिक जुड़ाव व्यक्ति को अकेला नहीं बनाता, बल्कि उसे ये एहसास कराता है कि वो समष्टि का यानी पूरे समाज का एक अटूट हिस्सा है। हम सब जुड़े हुए हैं। हाँ, हमारा भाग्य, हमारी किस्मत सबके भाग्य से जुड़ी है। इसे आप ऐसे समझें जैसे शरीर की हर कोशिका, हर सेल का स्वास्थ्य पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अच्छा उदाहरण है। इसीलिए स्रोत एक नई सुबह की लालिमा की बात करते हैं, एक ऐसा भविष्य जहां पूरा समाज मिलकर एक साथ इस नकारात्मकता के अंधेरे से बाहर निकले। तो इन सब विचारों का निचोड़ क्या है? अगर हम इसे समेटें तो ऐसा लगता है कि ये स्रोत कह रहे हैं कि हमारी जो अंदर की आध्यात्मिक यात्रा है, हाँ, उसका सीधा संबंध बाहरी दुनिया और समाज की बेहतरी से है। बिल्कुल, सार यही है। अपने भीतर के उस ब्रह्मांडीय केंद्र से जुड़ने की क्षमता हम सब में है। ये कोई रहस्यमय चीज नहीं है। और ये आध्यात्मोन्मुख मानसिकता हमें न सिर्फ एकात्मता का, जुड़ाव का अनुभव देती है, बल्कि समाज की जो बांटने वाली ताकतें हैं उनसे लड़ने और सामूहिक कल्याण के लिए काम करने की प्रेरणा भी देती है। एक क्लियर विजन देती है। हाँ, एक स्पष्ट दृष्टि। ये एक सक्रिय, पॉजिटिव, उम्मीद भरा मार्ग है। ये वाकई एक शक्तिशाली और सच कहूं तो काफी उम्मीद जगाने वाला दृष्टिकोण है भविष्य के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। जरूर। कटमा कीजिए, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग, हम सब अपने भीतर उस महाविश्व की चक्रनाभि से जुड़ने लगें, उस एकात्मता को सच में जीने लगें, तो हमारी ये सामूहिक यात्रा, ये कलेक्टिव जर्नी उस नई सुबह की ओर कितनी तेज और कितनी खूबसूरत हो सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।